गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग अभी सरफेस केमिस्ट्री पर डिस्कशन कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री की पढ़ाई हो रही है। तो सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक शुरू किया था कैटलिसिस। और कैटलिसिस क्या है, कैटलिस्ट किसको कहते हैं, कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसमें क्या क्या पिक्यूलियरिटी होती है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही हम यह भी पढ़ चुके हैं कि कैटलिसिस के दो जो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस कैटलिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, इसके बारे में बेहद चर्चा हो चुकी है। होमोजीनियस कैटलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, थ्योरी ऑफ कैटलिसिस में हम लोग देख चुके हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे वो एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो कैटलाइज करता है केमिकल रिएक्शन को, इस पर भी बात कर चुके हैं हम लोग। वहाँ एक कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था कि जो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वह कैटलिस्ट जनरली सॉलिड होता है। जो भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है वो सॉलिड होता है। तो हम इसी बात को ध्यान में रखकर आज एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट का खासियत क्या है, उनकी इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनमें जो खासियत है, इम्पॉर्टेंस है, वो क्या है, पेक्युलरिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। कि एक सॉलिड कैटलिस्ट, जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि जब कभी आप सॉलिड कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जैसे ये कहा था कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया at the surface of platinum, at the surface of platinum, प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ टूट जाना। NH3 2NH3 गैस ये डिकम्पोज होगा किसके सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे। N2 गैस प्लस 3H2 गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ दो तीन बातें देखने वाली है। यह एक हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हो जाएगा, जो कैटलिस्ट के सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, उन्हीं अमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा। वही अमोनिया ब्रेक होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। बाकी दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यह प्लैटिनम का एक सरफेस है, तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल इस सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा वही अमोनिया डिकम्पोज होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। अदरवाइज दूसरा कोई अमोनिया मॉलिक्यूल जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसकी मैकेनिज्म में हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं वो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं। सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्प्शन होता है और उस एडजॉर्प्शन के कारण जो हीट रिलीज होती है, जैसा कि आप समझते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जो हीट रिलीज होती है वही हीट उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देती है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी जो बात होगी कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स यहाँ एडजॉर्ब्ड हुए, जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आया वही एडजॉर्ब्ड हुआ और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वह एनर्जी इसको एक्टिवेट करता है, जिसके कारण अमोनिया डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ बात रही कि ये जो सॉलिड कैटलिस्ट है इसकी एक एक्टिविटी हुई ना, एक पिक्यूलियरिटी हुई ना, एक स्पेसिफिसिटी हुई ना, कि एक खासियत हुई ना कि ये अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। तो हम उन्हीं सारे खासियत को जानना चाहते हैं इस टॉपिक में कि सॉलिड कैटलिस्ट के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो गुण हैं, वो हम टेबलाइज करना चाहते हैं, उसको हम एक साथ कलेक्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो जिसमें मैंने ये कहा कि केवल वो मॉलिक्यूल्स, ओनली दोज अमोनिया मॉलिक्यूल्स, those ammonia molecules
that are in the direct contact with the surface of catalyst will undergo डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में केवल वही भाग लेगा जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि सॉलिड कैटलिस्ट जो होगा, ये सॉलिड कैटलिस्ट provides surface to the reactant molecules to react। एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए वो सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। तो ये इसकी खास बात हुई। इसी तरीके की कुछ खास बातें हैं एक सॉलिड कैटलिस्ट में। हम आपको कुछ अलग अलग करके दिखाते हैं। जैसे इसकी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी की हम बात करें, सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी का मतलब हुआ कि एक सॉलिड कैटलिस्ट कितना एक्टिव होता है रिएक्शन के लिए, कैटलिसिस के लिए। तो एक्टिविटी में सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी में ये देखना है कि एक जो कैटलिस्ट होता है, सपोज कीजिए कि सॉलिड कैटलिस्ट है, ये सॉलिड कैटलिस्ट है और इसके सरफेस पे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इनका एडजॉर्प्शन हो जाता है और एडजॉर्प्शन से जो हीट निकलता है वो इसको एक्टिवेट करता है रिएक्टेंट को, जिसके कारण रिएक्शन होता है। लेकिन उसके बाद फाइनली होता क्या है? फाइनली होता ये है कि जो प्रोडक्ट बन जाता है वह प्रोडक्ट कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉर्ब कर जाता है, वहाँ से अलग हो जाता है। तो यहाँ कुछ बातें समझने वाली है। कहता है कि आफ्टर adsorption of reactant at the surface of catalyst, some heat is evolved, that gives activation energy to the reactants। वह रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी देता है, और जिसके कारण रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। यहाँ एक बात है कि एक मैं तो पॉइंट पिछले बार भी बताया था कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बन जाता है, डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस to leave the surface vacant। सरफेस को वैकेंट छोड़ देने के लिए, ताकि वो अगले रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो पाए, डिसॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ दो बातें हैं।
दो कंडीशन है। पहला कि एडजॉर्प्शन शुड टेक्स प्लेस स्ट्रांगली एडजॉर्प्शन होना चाहिए so that sufficient energy is released to activate the reactant molecules. मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एडजॉर्प्शन में एनर्जी 20 किलो जूल से 80 किलो जूल तक निकलनी है। तो अगर 20 किलो जूल एनर्जी निकला, इतना कम एनर्जी है कि वो रिएक्टेंट को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो उस एनर्जी से काम नहीं चलेगा। एडजॉर्प्शन इतना स्ट्रांगली जरूर होना चाहिए ताकि एनर्जी जो निकले वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सके, मतलब वह एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर सके, पहली बात। दूसरी बात कि एडजॉर्प्शन इतना स्ट्रांगली ना हो जाए कि डिसॉर्प्शन हो ही ना पाए, कि एडजॉर्प्शन should not be so stronger that desorption becomes difficult. तो कहने का ये मतलब हुआ कि एडजॉर्प्शन एकदम ना बहुत वीक होना चाहिए, ना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इन दोनों ही कंडीशन को फॉलो करते हुए एडजॉर्प्शन हो, और एडजॉर्प्शन जब होगा तो वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि चूँकि सिंस आफ्टर completion of reaction the surface becomes vacant for next reaction, so a catalyst can be used several times. एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम बहुत बार कर सकते हैं। एक बात और भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जब कभी आप किसी सॉलिड को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस कैटलिस्ट के सरफेस को एकदम क्लीन होना चाहिए। पहले ही चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि ये चूँकि सरफेस फेनोमेनन जो है वो सरफेस पे होता है, तो सरफेस एकदम अल्ट्रा क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए। और साफ़ कैसे होगा? हम या तो उसको हीट करें, अदरवाइज बहुत ही हाई ऑर्डर का वैक्यूम क्रिएट करें हम, तब जाके वो साफ़ होगा, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ सरफेस, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो हम कहेंगे बिफोर एवरी यूज ए कैटलिस्ट needs activation. A catalyst needs activation, that is the surface of catalyst must be ultra clean। और बताया था मैंने कि एक अल्ट्रा क्लीन सरफेस पाने के लिए हमें उसको हीट करना होगा,
हीटिंग द सॉलिड, पहला ऑप्शन है कि हीट करिए, और दूसरा ऑप्शन है अप्लाइंग हाई ऑर्डर ऑफ वैक्यूम, हाई ऑर्डर वैक्यूम, हाई ऑर्डर का वैक्यूम अगर हम अप्लाई कर दें तब भी वो अल्ट्रा क्लीन हो जाता है। आपको याद होगा 10⁻⁻⁹ टॉर का प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो एक अल्ट्रा क्लीन सरफेस मिलने की गुंजाइश हो जाती है। तो ये बात हुई कि एक सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। दूसरा इसका फीचर है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है सिलेक्टिव होना। एक सॉलिड कैटलिस्ट जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। यहाँ स्पेसिफिसिटी की बात तो नहीं कह सकते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। दूसरा इसका फीचर है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब हुआ कि एक सॉलिड कैटलिस्ट जो होगा वो हाईली सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव होने का मतलब हुआ कि एक रिएक्शन को कोई एक ही कैटलिस्ट कैटलाइज कर सकता है, उस रिएक्शन को कोई दूसरा कैटलिस्ट कैटलाइज नहीं कर सकता है। तो हम ये लिख देते हैं, ए सॉलिड कैटलिस्ट इज selective. It means a reaction is catalyzed by a certain catalyst but not by others। दूसरे कैटलिस्ट से उसका हम कैटलिसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, by Haber's process can be catalyzed only by iron। केवल आयरन के द्वारा ही उसको कैटलाइज किया जा सकता है। कोई दूसरा अगर वहां कैटलिस्ट डालिएगा तो वह कैटलिसिस नहीं होगी। यह सिलेक्टिविटी कहलाता है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस ये 2NH3 देता है। यहाँ आयरन ही डालना होगा। अगर हम यहाँ कोई दूसरा कैटलिस्ट डालेंगे तो कैटलिसिस होगी नहीं। आप डालिए लेकिन उसकी कैटलिसिस होगी ही नहीं। तो ये इसको कहते हैं सेलेक्टिविटी। ये जो कैटलिस्ट हुआ वो सेलेक्टिव हुआ। इस आयरन की सेलेक्टिविटी ये है कि ये केवल अमोनिया के सिंथेसिस में ही यूज किया जा सकता है। दूसरे किसी कंपाउंड के सिंथेसिस में हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया के सिंथेसिस में किसी दूसरे कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये सेलेक्टिविटी कहलाता है। एक बात और समझ लीजिए कि यूज ऑफ कैटलिस्ट cannot change the product। कैटलिस्ट का यूज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट बदलेगा नहीं। बट इफ in a chemical reaction if the catalyst is changed, the catalyst
इज चेंज्ड, अगर कैटलिस्ट बदल दिया जाए देन प्रोडक्ट में चेंज आल्सो, प्रोडक्ट में चेंज आल्सो, तो प्रोडक्ट भी बदल जा सकता है। ये बदल सकता है, ये हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट बदल सकता है। जैसे कार्बोनिल और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो अलग अलग कैटलिस्ट लेने से प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं, अलग अलग कैटलिस्ट से प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्लस हाइड्रोजन गैस है, इनका रिएक्शन हो रहा है। अगर यहाँ हम निकेल कैटलिस्ट लेते हैं तो यह बनाएगा CH4 गैस प्लस H2O गैस, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए निकेल कैटलिस्ट अगर हम लेते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा मीथेन और वाटर। अगर वही कैटलिस्ट बदल दिया जाए, अगर कैटलिस्ट बदल दिया जाए CO गैस प्लस H2 गैस, कैटलिस्ट है CuZnO Cr2O3, तो प्रोडक्ट होगा CH3OH मिथेनॉल, यहाँ 2। देखिए कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट बदल गया। फिर कहता है कि अगर एक बार और कैटलिस्ट आप बदल देते हैं, अगर आप कॉपर केबल कैटलिस्ट लेते हैं, केवल कॉपर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस, और केवल कॉपर का इस्तेमाल किया जाए कैटलिस्ट के रूप में, तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ देख लीजिए कि कैटलिस्ट बदल देने से प्रोडक्ट बदल गए, कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट बदल गए। ये हमेशा तो होता नहीं है, लेकिन ये बात है कि अगर एक रिएक्शन में कैटलिस्ट अलग अलग इस्तेमाल किए जाएंगे तो प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलने की संभावनाएं होती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसिस जब करते हैं, ये वाटर गैस रिएक्शन कहलाता है। तो इस जो मिक्सचर आपको दिखाया CO प्लस H2 का, उसको सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस की जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि ये सिंथेसिस गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है, इन हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, हेट्रोजीनियस catalysis generally solid metals या मेटल ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड are used, and most of the metals are the transition elements या ट्रांजिशन मेटल कह दीजिए, ट्रांजिशन मेटल्स। जैसे आपने देखा होगा कि हम कैटलिस्ट के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं, निकेल का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे के सारे कैटलिस्ट में जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है। सारे के सारे मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो आखिर खास बात क्या है ट्रांजिशन मेटल में, मैं अभी आपको समझा देता हूं। It is found that
found that the transition metal from group 5 to 11 are commonly used as कैटलिस्ट। और उसमें से जो सबसे इफिशिएंट होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, 8 and 9 आर मोस्टली यूज्ड। सबसे ज़्यादा ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 के एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। आखिर कारण क्या है? इन मेटल्स में, इन एलिमेंट्स में क्या खास बातें हैं जिसके कारण हम इतना इसका फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के रूप में? तो देखिए, कहता है कि ग्रुप 8 की बात कीजिए, ग्रुप 7 की बात कीजिए, मैग्नीज है ग्रुप 7 में, तो इसका हो गया 4s2 और 3d5 कन्फिग्रेशन। तो इसके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव साइट्स हैं। 3d5 का मतलब हुआ कि D में इसके पास 5 वैकेंसीज है। 3d5 का मतलब हुआ कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है। एक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी ये 5 बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इसके पास एक्टिव साइट्स की संख्या ज़्यादा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है। तो ग्रुप 7 से 9 के बीच के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं। आप जानते भी हैं कि अगर बॉन्डिंग होनी है तो उसके लिए ऑर्बिटल्स चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसीलिए अगर ट्रांजिएंट स्टेट में, अगर थोड़े से समय के लिए, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी अगर बॉन्डिंग होनी है तो उसके लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ऑर्बिटल्स चाहिए, जो दोनों किसके पास है? ग्रुप 7 से 9 के एलिमेंट्स के पास प्रचुर मात्रा में है। इसलिए ये एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। बात समझ गए होंगे आप? तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू availability of vacant d orbitals, यूं कह दीजिए उसको एक्टिव साइट्स एंड unpaired electrons, the elements of group 7 to 9, elements of group 7 to 9 are mostly used। जबकि शुरुआती एलिमेंट्स जो होंगे ग्रुप 3, 4 के जो मेंबर्स होंगे, 5 के जो मेंबर्स होंगे, उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी और बाद वाले जो मेंबर्स होंगे उनके पास ऑर्बिटल्स की संख्या कम होगी क्योंकि पूरा भरा होगा। इसीलिए ये जो बीच के मेंबर्स हैं 7, 8, 9 के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं और उनके पास ऑर्बिटल्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सॉलिड कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। अब ये सॉलिड कैटलिस्ट मैंने आपको समझा दिया है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पर सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। तो एक कैटलिस्ट और भी है जिसको हम लोग बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं और वह है एंजाइम। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं एंजाइम कैटलिसिस की। तो एंजाइम कैटलिसिस जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन से, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट का काम करता है और अगर एंजाइम नहीं हो, जैसे कि हमारा अगर कोई खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है तो वो किसके कारण? एंजाइम के कारण। अगर एंजाइम नहीं हो तो एक बार जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में तकरीबन
120 साल लगेंगे, और वह एंजाइम है जो हमें 4 से 5 घंटे में हमारे खाने को हमारे अंदर डाइजेस्ट कर देता है। तो ये एंजाइम अगर नहीं होता तो आप समझिए क्या सर्वाइबिलिटी होती इंसान की या किसी भी एनिमल की, क्योंकि जो खाना डाइजेस्ट होगा तभी तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी, और वो डाइजेस्ट होने में अगर 120 साल लगते हैं तो 120 साल तक कोई सेल कैसे ज़िंदा रह सकता है बिना एनर्जी के। तो बात हुई कि एंजाइम जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को वो कंट्रोल करता है। हमारे सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जितने भी फिनोमेना हमारे बॉडी के भीतर हो रहा है, उन सबों के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम बने होते हैं, और वह एंजाइम अपना वर्क, वो अपना फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं। डाइजेशन के अलग बना हुआ है, प्रोटीन के ब्रेकिंग के लिए अलग बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकिंग के लिए अलग बना हुआ है, यूरिया के डिकम्पोजिशन के लिए अलग बना हुआ है, कार्बोनिक एसिड के डिकम्पोजिशन के लिए अलग बना हुआ है, प्रोटीन के डिकम्पोजिशन के लिए अलग बना हुआ है, पेप्टाइड के डिकम्पोजिशन के लिए अलग बना हुआ है। एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या, सभी लोग रोते हैं, तो आँख से आंसू क्यों निकलता है? अगर आप नहीं भी रोते हैं तब भी कभी कभी आपके आँख से आंसू निकलता है, और आंसू में होता है लाइसोजाइम, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और वह लाइसोजाइम जब निकलेगा तो जितने भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हमारे आँखों में होने वाला है उसको वो मार देता है। और उसका कारण है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके सेल वाल को रप्चर कर देता है, ब्रेक कर देता है, और तब वह बैक्टीरिया या वायरस इस लायक नहीं होता है कि वो हमारी आँखों पर अटैक कर सके या इन्फेक्शन कॉज कर सके। लाइसोजाइम उसका नाम है, जो आंसू में पाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की शिकायतें होती है कि उनकी आंखें बड़ी ड्राई होती है, उनमें तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, रेडनेस आ जाता है या उसमें ईचिंग होती है। तो ईचिंग अगर हो रही हो तो देखिएगा आपकी आंख से आंसू निकलेगा, और ईचिंग जिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, अटैक के कारण हो रहा है, वो ठीक भी हो जाता है। मतलब नेचर ने हमारे बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म तैयार किए हैं कि वो खुद से आपके सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होने हैं उसका इलाज भी आप ही के भीतर है, और जब आपके आँख में इन्फेक्शन होता है तो आपके आँख से आंसू निकलते हैं, और आंसू जो है वो इन्फेक्शन को क्योर कर देता है, ठीक कर देता है। इसलिए रोना गलत बात नहीं है, कभी कभी रोना भी चाहिए, क्योंकि रोने से आपके इन्फेक्शंस ठीक होते हैं। तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर आँख आपका एकदम से ड्राई है तो वो लाइसोजाइम नहीं निकलेगा, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही दही को जमाने वाला लैक्टोबैसिली जो दही को जमा देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है उसको एसिटिक एसिड में तोड़ने वाला है माइटोकॉन्ड्रियल एसिटी एंजाइम है। तो ये बहुत सारे, मैंने आपको कहा ना कि हमारे भीतर जितने भी फिनोमेनन है, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम बना हुआ है, और उस एंजाइम की खास बात ये है कि वह एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन को, किसी दूसरे प्रोसेस को कैटेलाइज नहीं करेगा, वो खासकर उसी के लिए बना हुआ है एंजाइम। तो हमारा जो लेक्चर है आज का इसी पर है कि एंजाइम जो है वो हमारे बॉडी में कैसे काम करता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर एंजाइम नहीं होता तो क्या होता, मैंने एक दो एग्जांपल आपको बता भी दिया कि अगर एंजाइम नहीं होता तो हमारा खाना पचता नहीं, अगर एंजाइम नहीं होता तो हमारी आंखों में खूब इन्फेक्शन होता, अगर एंजाइम नहीं होता तो हमारा दही जमता नहीं, अगर एंजाइम नहीं होता तो हमारा ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता, हमारा सुक्रोज ब्रेक नहीं होता। तो एंजाइम्स जो होते हैं इनको बायोकैटलिस्ट का नाम दिया गया है। दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट, उनको हम लोग बायोकैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फिनोमेना को कैटेलाइज करते हैं। एज दे कैटेलाइज बायोलॉजिकल फिनोमेना।
बायोलॉजिकल फेनोमेना को ये कैटेलाइज करते हैं, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट का नाम दिया गया है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मैं आपको बता दूं कि विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम, विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम a food will take about 120 years to get digested। उसको डाइजेस्ट होने में 120 साल के लगभग लगेगा। But it is the enzyme, that makes the food digestible in only 3 to 4 hours। ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये नहीं होता तो हमें एनर्जी नहीं मिलती और हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, द एंजाइम लाइसोजाइम। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, इज प्रेजेंट इन द टीयर, आंसू में लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। दैट kills the bacteria, viruses that cause infection and protects our eyes। जिनकी आंखें ड्राई रहती हैं उनको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो मैंने आपको कहा कि एंजाइम्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एंजाइम्स। इनके बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एंजाइम्स ज़रूरी है। मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि फॉर ईच बायोलॉजिकल फंक्शंस, हर एक बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए देयर इज ए पार्टिकुलर एंजाइम। हर एक फंक्शन के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम होता है। कोई एक एंजाइम दो फंक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता है, दो फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हर एक के लिए एक अलग एंजाइम बना हुआ है, स्पेसिफिक एंजाइम बना हुआ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स से अगर हम समझें, कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन वह पेप्सिन के प्रेजेंस में, पेप्सिन एक एंजाइम है, वो पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं और यह पेप्टाइड्स
एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में अल्फा अमीनो एसिड देता है, ये अल्फा अमीनो एसिड्स देता है। वैसे ही एक हमारे बॉडी में होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इसको H2O और CO2 में तोड़ देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कुछ एग्जाम्पल्स में आपको ये दिखाना, कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एंजाइम्स जो है वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग बने होते हैं। जैसे C12H22O11 ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो इन्वर्टेज चाहिए, जो ईस्ट में पाया जाता है। इन्वर्टेज ईस्ट में पाया जाता है। C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज बनाएगा। ईस्ट में पाया जाता है दो एंजाइम्स, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। चौथा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, C6H12O6 ये ग्लूकोज लिया है मैंने और ग्लूकोज को जाइमेज के प्रेजेंस में ये टूट जाता है C2H5OH प्लस CO2। अल्कोहल में ये तोड़ देता है। आप देख सकते हैं C6H10O5 का होल N, ये है स्टार्च। आलू में, चावल में पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। स्टार्च को एक एंजाइम होता है डाइस्टेज जो तोड़ देता है C6H12O6 इन मॉलिक्यूल और ये ग्लूकोज में तोड़ देता है। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के सहारे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोसेस होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उनके लिए एक स्पेशल एंजाइम बना हुआ है। मतलब कोई एक एंजाइम दो प्रोसेस को कैटेलाइज नहीं कर सकता है, हाईली स्पेसिफिक होता है ये। अब बात रही कि इन एंजाइम्स की कैटलिसिस होती कैसे है, मैकेनिज्म क्या होती है इसकी। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस। एक दो साइंटिस्ट हुए, माइकेलिस एंड मेंटेन। साइंटिस्ट का नाम है माइकेलिस एंड मेंटेन ने एक मैकेनिज्म दिया था, गेव अ मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम कैटलिसिस। एंजाइम कैटलिसिस के लिए एक मैकेनिज्म दिया माइकेलिस एंड मेंटेन ने। माइकेलिस एंड मेंटेन ने उन्होंने कहा कि पहले एंजाइम, ये जो है वो एंजाइम को लिख रहा हूँ मैं, और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट एस क्या है, सबस्ट्रेट। इनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है
तो यह एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं, ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज को कहते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। और तब कहा उन्होंने कि जब ये टूट जाते हैं तो एंजाइम और प्लस प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस तरह से जो एंजाइम है वो हमारा अनयूज्ड रह जाता है। ये तो पहले भी आप जानते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट है, तो रिएक्शन के बाद अंत में कैटलिस्ट जैसा हमने लिया था वैसा ही हमें मिल जाता है। तो हमें जो कोई भी मैकेनिज्म जो देना होगा, इस बात को ध्यान में रख के देना होगा कि वो कैटलिस्ट हमें एज अनयूज्ड मिल जाए, अदरवाइज वो मैकेनिज्म गलत हो जाएगा। तो इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझाया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन पर एक एक्टिव साइट होता है। हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है कि देयर आर मेनी एक्टिव साइट्स at the enzyme catalyst। एंजाइम कैटलिस्ट पर बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं, और वे एक्टिव साइट्स जो होंगे एक्चुअली द एक्टिव साइट्स are the active groups like OH, COOH, SH, ETC। मतलब ये ग्रुप्स होते हैं, ये एक्टिव ग्रुप्स होते हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, जो किसी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, उनके साथ अटैच हो सकते हैं। द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट एट द substrate are if complementary to active site of enzyme, then catalysis takes place। अभी इसको मैं और क्लैरिफाई करता हूं। कहा कि एंजाइम्स जो होते हैं, उन एंजाइम्स के पास बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं जहां सबस्ट्रेट को अटैच होना है, जहां सबस्ट्रेट को बॉन्ड बनाना है। तो अगर एंजाइम के एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट हुआ तभी ना बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द अबव फैक्ट, key lock model has been given। अब बहुत सारी तस्वीर आपके लिए साफ हो जाएगी। कहता है
एक जो ताला है वो किसी चाबी से खुलता है अगर, तो आपने गौर किया होगा कि ताले के भीतर जो ग्रुप्स बने होते हैं, अगर उन ग्रुप्स में चाबी का ग्रुप्स फिट नहीं बैठेगा तो वो अनलॉक होगा ही नहीं, वो ताला खुलेगा ही नहीं। तो कंडीशन क्या हुआ कि दोनों के ग्रुप्स एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तभी जाके वो ताला खुलेगा। ठीक वैसे ही एंजाइम के एक्टिव साइट के कम्प्लीमेंट्री अगर सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट हुआ तभी जाके कैटलिसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और आप जानते भी हैं कि एक चाबी से एक ताला खुल सकता है, उस चाबी से कोई दूसरा ताला नहीं खुल सकता है, क्योंकि उनका जो ग्रुप्स होता है वो उसी के लिए बना हुआ है। ठीक वैसे ही एक एंजाइम से एक सबस्ट्रेट ही कैटलाइज होगा, कोई दूसरा सबस्ट्रेट कैटलाइज नहीं होगा। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा वीक है, लेकिन तभी मैं कोशिश करता हूँ। कहता है कि सपोज कीजिए ये एंजाइम है, यह एंजाइम है, तो निश्चित रूप से जो सबस्ट्रेट होगा उस सबस्ट्रेट का ग्रुप्स ऐसा होना चाहिए। जो चाबी होगी उस पर ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए। ये सबस्ट्रेट है, मतलब अगर ये लॉक है तो ये की होगा और तभी जाके कैटलिसिस होगी, अदरवाइज कैटलिसिस नहीं होगी। अगर दोनों एक दूसरे में फिट नहीं बैठता है तो कैटलिसिस नहीं होगी। और इस मैकेनिज्म से, दिस मैकेनिज्म explains that for each reaction there is a specific एंजाइम। एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है हर एक रिएक्शन के लिए। हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है और इस तरह से एंजाइम कैटलिसिस हो जाती है। तो मैंने आपको समझाया कि एंजाइम क्या है, एंजाइम का इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी कैटलिसिस कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया है कि एंजाइम कैटलिसिस कैसे होती है। अब एंजाइम कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम लोगों ने सॉलिड कैटलिस्ट का फीचर्स देखा था, वैसे ही हम एंजाइम कैटलिस्ट का फीचर देखना चाहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, बहुत बात समझा भी चुका हूँ आपको शुरू से ही कि सबसे पहली जो इसकी खासियत है, सबसे पहला जो फीचर है इसका, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसका क्वालिटी है, स्पेसिफिसिटी है, पिकुलियरिटी है, वो है इसका स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब हुआ कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब कि कोई एक एंजाइम किसी खास बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटलाइज करेगा, किसी दूसरे को कैटलाइज नहीं करेगा। हम ये लिख देना चाहते हैं कि ए पार्टिकुलर एंजाइम, ए पार्टिकुलर एंजाइम कैन कैटलाइज ए particular reaction only, particular reaction only, but not others, but not others। आप किसी दो रिएक्शन को एक कैटलिस्ट से, एक एंजाइम कैटलिस्ट से कैटलाइज नहीं कर सकते हैं।
एग्जाम्पल देख लीजिए कि C12H22O11 ये सुक्रोज है, और इस सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस होना है, इसको टूटना है, तो उसके लिए केवल एक ही एंजाइम है, इन्वर्टेज। दूसरा कोई भी एंजाइम अगर आप डालते हैं तो यहाँ वो कैटलिसिस नहीं होगी। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज, दूसरा कोई भी एंजाइम इसको कैटलाइज नहीं कर पाएगा। वैसे ही इसी से मिलता जुलता फार्मूला है C12H22O11, और ये माल्टोज है, बायोमॉलिक्यूल्स में ये सब पढ़ाए जाएंगे आपको। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो फिर ये इन्वर्टेज से नहीं होगा, एक एंजाइम होता है माल्टेज, और माल्टेज इसको 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में तोड़ देता है। यही फ़र्क है दोनों में, ग्लूकोज और सुक्रोज, माल्टोज और सुक्रोज में, कि ये 2 ग्लूकोज से बना है और वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। तो हमने ये कहा आपको कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम किन्हीं 2 रिएक्शंस को कैटेलाइज नहीं कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं हम ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा, इफिशियंसी। एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा, इनकी इफिशियंसी बहुत हाई होती है, हाई इफिशियंसी, क्योंकि एक कैटलिस्ट, एक थोड़ा सा एंजाइम, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम can catalyze many reactions। बहुत सारे रिएक्शंस को हम इससे कैटेलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो भी होते हैं या मेटल कैटलिस्ट जो भी होते हैं, उनके मुकाबले इनकी इफ़िशियंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तीसरा है इफ़ेक्ट ऑफ कैटेलिटिक प्रोमोटर। इफ़ेक्ट ऑफ कैटेलिटिक प्रोमोटर्स, कैटेलिटिक प्रोमोटर्स का इफ़ेक्ट तो आप जानते हैं, शुरू में भी पढ़ाया आपको। कैटेलिटिक प्रोमोटर जो होते हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंटेंसिफाई कर देता है। ए कैटेलिटिक प्रोमोटर intensifies the catalytic activity of a catalyst। आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे मेटल आयंस जो होते हैं वो कैटेलिटिक प्रोमोटर का काम करते हैं। मेटल आयंस लाइक सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, आयरन प्लस प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, ये सब जो है आर द कैटेलिटिक प्रोमोटर्स। ये कैटेलिटिक प्रोमोटर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सारे के सारे एंजाइम्स जो एक तरह का प्रोटीन होता है और वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके सेंट्रल मेटल आयन जो है वो मेटल है, मतलब इनऑर्गेनिक है। तो उसमें वो उसके एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे काम करते हैं कैटेलिटिक प्रोमोटर की तरह।
और एक है एंजाइम इनहिबिटर। चौथा पॉइंट समझ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर, कैटेलिटिक इनहिबिटर का भी नाम सुनाया, बताया था आपको कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है। कैटेलिटिक inhibitors destroys the catalytic activity, destroys the catalytic activity, जो कैटेलिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर जो हेवी मेटल आयंस होते हैं, हेवी मेटल आयंस जैसे मरकरी प्लस प्लस, आर्सेनिक प्लस प्लस प्लस, ये सब हेवी मेटल आयंस हैं जो बहुत सारे एंजाइम के एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने कभी सुना होगा कि थर्मामीटर में जो पारा होता है वो अगर कोई खा लेता है तो उसका रिप्रोड्यूसिंग पावर जो उसकी समाप्त हो जाती है, वो स्टेराइल हो जाता है, मतलब वो उस एंजाइम को बर्बाद कर देता है, उसकी एक्टिविटी को समाप्त कर देता है और इस तरह से स्टेरिलिटी आ जाती है। एंजाइम्स जो होते हैं उस पर टेम्परेचर का असर होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो सभी वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जब एंजाइम को थोड़ा भी हीट कीजिएगा तो कोगुलेशन हो सकता है, वो जम जाएगा। जैसे अंडा को बॉयल करते हैं तो उसके भीतर का जो प्रोटीन है एल्बुमिन, वो जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, कोगुलेशन उसको कहते हैं। तो एंजाइम कोगुलेट हो जाएगा, कोगुलेशन होगा और तब उसका डीनेचुरेशन हो गया और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, इज डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो 25 से लेकर और 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज क्या है? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे अच्छे से होती है। तो ये इस पर टेम्परेचर का भी असर बहुत ज़्यादा होता है। और एक इफ़ेक्ट और देख सकते हैं आप, इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। इफ़ेक्ट ऑफ पीएच, पीएच जो है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम को डिफाइन करता है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के बारे में बताता है। तो कहता है कि ये जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी कोलोइड होते हैं। आपको इसी चैप्टर में अगला टॉपिक जो है वो कोलोइड ही है। तो कोलोइड के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी कि कोलोइड होता क्या है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वे कोलोइड्स होते हैं। एंजाइम्स जो होंगे वो सारे के सारे एंजाइम्स कोलोइड होते हैं। तो कोलोइड में चार्ज होता है, सारे के सारे कोलोइड में चार्ज होता है। जब आप उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है और बेस भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो उसका कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। तो कोगुलेशन होने से फिर से वो डीनेचर्ड हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पीएच बढ़ गया तो बेसिक मीडियम हो गया, बेसिक मीडियम हुआ इसका मतलब उसमें आयंस आ गए। जैसे ही किसी कोलोइड में कोई आयंस आते हैं
उसका कोगुलेशन हो जाता है, कोलोइड का कोगुलेशन हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और कोगुलेशन होते ही उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी और एंजाइम जो हमारा वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर पीएच घटा देते हैं तो एसिडिक मीडियम हो गया, वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, और आयंस के आते ही फिर से कोगुलेशन हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच रेंज, ऑप्टिमम पीएच रेंज वो है 5 से 7। इसके बीच में अगर पीएच है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबसे अच्छी होगी। अगर पीएच इससे वैरी कर गया तो एंजाइम कोगुलेट हो सकता है, और जब एंजाइम ही कोगुलेट हो जाएगा तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए एसिडिटी वगैरह अगर हो जाए तो डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता। अगर आपका स्टमक एसिडिक हो गया तो एंजाइम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं करेगा, और जब खाना आपका नहीं पचेगा और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे जो रिलेटेड है वो शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि 90% प्रॉब्लम्स जो है वो केवल इंडाइजेशन के कारण ही स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन सही हो, इसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम को सही काम करना होगा, और उसके लिए हमारे स्टमक का पीएच 5 to 7 के बीच में ही होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि एंजाइम कैटलिस्ट की कुछ खास बातें क्या होती हैं। तो इस तरह से ये कैटलिस्ट समाप्त हुआ। एक टॉपिक छोटा सा बच गया, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जिसको हम जियोलाइट्स कहते हैं। जियोलाइट्स के बारे में आज के ज़माने में जियोलाइट्स पर बड़ा रिसर्च होता है, और जियोलाइट्स जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैटलिस्ट है, क्योंकि उससे अल्कोहल को पेट्रोल में बदला जा सकता है। GSM-5 एक जियोलाइट है। तो जियोलाइट पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहाँ हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से कोलोइड के बारे में। कोलोइड पर खूब खुल के चर्चा करेंगे हम। तो ये एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे थे। एंजाइम्स बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगे, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आएगा। तो वहाँ इसी से हम काम चला लेंगे, और हमने इस तरह से इसको यहाँ डिस्कस किया है इस लेक्चर में, इसको इस तरह से पढ़ाया है कि इसी से हमारा अगले चैप्टर में भी एंजाइम्स का काम चल जाएगा। तो आप पढ़ें और इसको जो भी वीडियो है उसको अंत तक देखें, शुरू से अंत तक देखें, और जो डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक बटन देना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो का सही समय पे नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। धन्यवाद।